रीबर्थ ऑफ माई मार्वलस क्वीन एपिसोड 3। इस वक्त कीर्ति पूरी तरह से प्रतीक्ष के ऊपर लेटी अपने ओठों को उसके ओठों पर महसूस कर हैरान हो गई। कीर्ति को कुछ अजीब फील होने लगा। ये फीलिंग उसके समझ से परे थे। कीर्ति के ओठ अपने ओठ पर महसूस कर प्रतीक्ष की आंखें सुकून से बंद हो गई। उसकी पकड़ कीर्ति के कमर और सर पर कस गया। वो मदहोशी में धीरे धीरे अपने ओठों को मूव करने लगा। इसी के साथ अपने हाथ से कीर्ति के कमर को सहलाने लगा। प्रतीक्ष के ऐसा करने से कीर्ति को अपने अंदर गर्मी महसूस होने लगा। उसकी धड़कनें बढ़ने लगी। उसके लिए ये बिल्कुल नए एहसास थे। कीर्ति को प्रतीक्ष का ऐसा करना बुरा नहीं लगा। वो अपनी आंखें बंद कर इस किस को फील करने लगी। कीर्ति को खुद में खोता देख प्रतीक्ष के फेस पर स्माइल आ गया। उनकी किस पैशनेट एंड डीप होने लगी। प्रतीक्ष अपने एक हाथ से कीर्ति के बालों को सहलाने लगा, वहीं दूसरा हाथ कीर्ति के टॉप के अंदर होते हुए कमर और पेट को सहलाने लाना। थोड़ी देर बाद कीर्ति अनजाने में उसका साथ देने लगी। करीब 15 मिनट बाद जब कीर्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम हुआ तब जाकर प्रतीक्ष उससे अलग हुआ। कीर्ति लंबी लंबी सांस लेने लगी। उसका चेस्ट प्रतीक्ष के चेस्ट से टकराने लगा, जिससे प्रतीक्ष के पूरे शरीर में गर्मी फील होने लगा। प्रतीक्ष गहरी सांस लेकर कीर्ति के कान के पास जाकर अपने मैग्नेटिक वॉइस में बोला, लिटिल रैबिट, मेरे ऊपर से हटो नहीं तो मैं फिर से बोल चुप हो गया। तब जाकर कीर्ति का ध्यान अपने और प्रतीक्ष के पोस्चर पर गया। वो तुरंत प्रतीक्ष के ऊपर से हट से खड़ी हो गई। उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। वहीं प्रतीक्ष भी खड़ा होकर उसको देखने लगा। प्रतीक्ष के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट आ गया, जिसको वो तुरंत छुपा लिया। प्रतीक्ष कीर्ति के पास आकर धीरे से बोला, कैसा लगा? प्रतीक्ष के सवाल पर कीर्ति हैरानी से उसको देखने लगी। प्रतीक्ष समझ गया कीर्ति क्या सोच रही है। कीर्ति को अजीब फील होने लगा, जिसको महसूस कर प्रतीक्ष बोला, तुम्हें मेरा ये छोटा सा गार्डन कैसा लगा? गार्डन का जिक्र आते ही कीर्ति की स्माइल दुगनी हो गई। वो अपने चारों तरफ देखकर बोली, आपका गार्डन बहुत ब्यूटीफुल है। प्रतीक्ष कीर्ति को प्यार से देखने लगा, जो खुश होकर गार्डन को देखने में लगी थी। प्रतीक्ष कीर्ति के कान में जाकर बोला, वैसे मेरा सवाल का मतलब वही था जो तुम समझ रही थी। कैसी लगी हमारी फर्स्ट किस? तुम मजा आया? प्रतीक्ष की ऐसी बातें सुन कीर्ति शर्म से पानी पानी होने लगी। उसका चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया। कीर्ति को इतना शर्माता देख प्रतीक्ष स्माइल करने लगा। प्रतीक्ष कीर्ति के फरहेड पर किस कर बोला, लिटिल रैबिट, ज्यादा सोचो मत, अपना ध्यान रखना और अच्छे से शॉपिंग करना, बोल वहां से निकल गया। प्रतीक्ष के जाने के बाद कीर्ति वहां लगे सोफे पर बैठ एक हाथ अपने दिल और दूसरा हाथ पाने ओठों पर रख खुद से बोली, यह मुझे अचानक क्या हो गया था? मैं अंश को किस कैसे कर सकती हूँ? यह एहसास कैसा था जो मेरे दिल को सुकून और मन को खुशी दे रहा है? कीर्ति के लिए यह एहसास बिल्कुल नया था। वो अपने सोच में गुम थी। तभी वहां कृतिका आई। थोड़ी देर बाद दोनों वहां से निकल गई। प्रतीक्ष की कार। प्रतीक्ष अपने ओठ पर हाथ रख थोड़ी देर पहले हुए इंसिडेंट को सोच स्माइल करने लगा। उसका असिस्टेंट दीपक और ड्राइवर उसको स्माइल करता देख शॉक हो गए। प्रतीक्ष हमेशा अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ रहता, लेकिन आज वो बहुत ज्यादा खुश था। प्रतीक्ष अपने मन में बोला, जानता हूँ तुम्हारे लिए यह एहसास नए है। मैं ये भी जानता हूँ तुम्हें मेरा करीब आना अच्छा लगा। बहुत जल्द तुम खुद के फीलिंग को समझोगी। करीब 1 घंटे बाद प्रतीक्ष की कार शहर से दूर जंगल के बीच रुका। प्रतीक्ष अपने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ कार से बाहर निकला। वहां पहले से आर्यन, कबीर और अमित उसका इंतजार कर रहे थे। प्रतीक्ष उनके पास आ गया। आर्यन, हमें अंदर चलना चाहिए, 15 मिनट बाद हमारी मीटिंग है। वो लोग अंदर जाते उससे पहले वहां तेजी से एक कार आकर रुकी। कार से एक 27 साल का लड़का बाहर निकला। अगर कोई लड़की उसको एक बार देखे तो देखते रह जाए, इतना ज्यादा हैंडसम, लेकिन उसका फेस बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। वो लड़का उनके पास आकर सबसे पहले प्रतीक्ष को अपने गले लगाया। उस लड़के को देख सब खुश हो गए। कबीर, आखिर दोस्तों के लिए टाइम मिल ही गया हमारे मेजर रेहान प्रताप सिंह को। यह इनका 5वां दोस्त है। इनका स्वभाव काफी हद तक प्रतीक्ष और आर्यन के जैसा है। रेहान से मिल सब जंगल के अंदर जाने लगे। उसको एक कॉटेज दिखा जिसके बाहर कुछ गार्ड्स ब्लैक ड्रेस में खड़े थे। एक गार्ड्स उनके सामने आकर उनको ग्रिट किया, फिर सबको अपने साथ कॉटेज के अंदर एक मीटिंग हॉल में लेकर आया। गार्ड, आप सब बैठिए, बॉस आते ही होंगे, बोल वो वहां से चला गया। करीब 5 मिनट बाद मीटिंग रूम का गेट ओपन हुआ। अंदर 5 लोग आए जिन्होंने ऊपर से नीचे तक ब्लैक कपड़े के साथ चेहरे पर मास्क पहना था। उसका ऑरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग था। वो माफिया लगा रहे थे। वो पांचों आकर उसके सामने किसी राजा के जैसे बैठ गए।
अमित और कबीर उनको मुंह खोले देखने लगे। वही आर्यन, प्रतीक्ष और रेहान बिना किसी एक्सप्रेशन उनको देखने लगे। प्रतीक्ष अपना हाथ आगे बढ़ा, अपने सामने बैठे आदमी से बोला, हेलो मिस्टर अल्बर्ट, आई होप आप जानते होंगे हमने यह मीटिंग क्यों रखी है। मैं चाहता हूं आप हमारे लिए उन इंसान को बचाए, हमारी मदद करें। आर्यन, हम जानते हैं आपके पास किसी चीज की कमी है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ भी चाहिए तो हमें बता सकते हैं, हम आपको वो चीज लाकर देंगे। अल्बर्ट हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, तो हम आपकी मदद क्यों करें, हमारे पास रीजन भी तो होना चाहिए। रेहान अपने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ बोला, जो डेविल्स आज से 12 साल तक अंडरग्राउंड रहे, जिसका कोई पता नहीं था, इतने पावरफुल होने के बाद भी खुद को छुपाते हैं, वो हमारे कुछ मेल पर हमसे मिलने आ गए। रेहान की बात सुन डेविल्स के फेस पर स्माइल आ गया। ऋतिक बोला, लगता है तुम लोग अपना पूरा होमवर्क करके आए हो, तो ये भी जानते होंगे हम कभी किसी के लिए काम नहीं करते हैं। आर्यन, हम जानते हैं आप लोग किसी के लिए काम नहीं करते, लेकिन यह एक छोटी बच्ची का सवाल है, उम्मीद है आपकी हाँ होंगी। विक्रम, विक्रांत, अभिषेक, प्रणव और ऋतिक पांचों को इतना शांत देख थोड़ा हैरान हुए, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं अंडरवर्ल्ड किंग ब्लैक ड्रैगन और ब्लैक ईगल कितना खतरनाक है। अभिषेक, जितना हम ब्लैक ड्रैगन और ब्लैक ईगल को जानते हैं वो किसी के सामने झुकते नहीं बल्कि दुनिया को अपने सामने झुकाते हैं, तो ऐसा कौन है जो आपको झुकने पर मजबूर कर दिया। प्रत्यक्ष, वो हमारी जान है, अगर उसके लिए हमें सब कुछ खोना पड़े फिर भी हमें कोई गम नहीं होगा। प्रत्यक्ष की बात सबके दिल को छू गई। विक्रम अपने ग्रुप को आंखों से कुछ इशारा किया, फिर सब एक साथ अपने फेस पर लगा मास्क निकाल दिए। डेवल्स का चेहरा देख अमित, प्रतीक्ष, आर्यन, रेहान और आर्यन हैरान रह गए, उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अमित और कबीर तो अपना मुंह और आंखें फाड़े अपने सामने बैठे लोगों को देखने लगे। अपने सामने विक्रम, अभिषेक, विक्रांत, प्रणव और ऋतिक को देख प्रतीक्ष, आर्यन, कबीर, रेहान और अमित हैरान हो गए, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है, उन्होंने सपनों में भी यह नहीं सोचा था। प्रतीक्ष, आर्यन और रेहान जिनके चेहरे पर कभी कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है, आज उनके फेस पर भी हैरानी के भाव आ गए। सबके दिमाग में अलग अलग ख्याल चलने लगा। ऋतिक अपना गला साफ करते हुए बोला, माना कि हम लोग हैंडसम है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम लोग हमें ऐसे देखोगे, थोड़ा रिश्तों का लिहाज करो, आखिर हम तुम्हारे बाप है और तुम्हारी माँ के पति है। ऋतिक के ऐसे बोलने पर सारे लड़के होश में आए, वही सारे बड़े स्माइल करने लगे। इनके ग्रुप में ऋतिक है जो सबको हंसाते हैं। कबीर खोए हुए अंदाज में अमित से बोला, भाई, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, मुझे द डेविल्स के जगह हम सब के फादर क्यों दिख रहे हैं, लगता है मेरे आंख प्रॉब्लम हो गया। अमित जो कबीर के बगल में बैठा था, वो जोर से कबीर के हाथ में चिमटी काटा, दर्द होने पर कबीर जोर से चिल्लाया, सब उसकी तरफ देखने लगे। कबीर अपना हाथ सहलाते हुए अमित से नाराजगी भरे लहजे बोला, तुमने मुझे इतनी जोर से क्यों काटा। अमित, तुझे सपने से जगाने के लिए, तेरे आंखों में नहीं दिमाग में प्रॉब्लम है। इस पर कबीर का मुंह बन गया। विक्रांत जी बोले, बेटा जेड, माना कि आपको शौक लगा, लेकिन अब अपने शौक से बाहर भी आ जाओ, हम तुम्हारे ही बाप हैं, कोई बहरूपिया नहीं। तब जाकर सारे बॉयज का ध्यान फिर से अपने सामने बैठे लोगों पर गया। कबीर बोला, मतलब आप लोग वही खूंखार, खतरनाक और हार्टलेस द डेविल्स है जिनसे पूरा माफिया वर्ल्ड डरता है, जिनके नाम का खौफ आज भी दुनिया में है। डेविल्स अपनी आंखें छोटी कर कबीर की देखने लगे तो कबीर अपना दांत दिखा दिया। प्रणव जी बोले, बेटा जेड, अगर हम खूंखार हैं तो आप लोग भी कुछ कम नहीं है, भूलिए मत, हमें आप लोग के सारे कांड का पता है। इस पर हमारे बॉयज अपनी आंखें चुराने लगे। तभी अमित एक्साइटेड होकर बोला, मतलब आप लोग ही वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर और साइंटिस्ट हो, जिनको टेक्नोलॉजी का मास्टर कहा जाता है। इस पर सब हाँ में सर हिला दिए। रेहान बोला, आप लोग द डेविल्स हैं तो 12 साल तक अंडरग्राउंड क्यों थे? आप लोग ने अपनी पहचान न सिर्फ दुनिया से बल्कि अपनी फैमिली से भी छुपाए, ऐसा क्यों? मैं जितना जानता हूँ, द डेविल्स ने कभी कोई बुरा काम नहीं किया, इनफैक्ट आप लोग ने कई बार गवर्नमेंट की हेल्प की है, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? हमें आप लोग में बारे में सब कुछ शुरू से अंत तक जानना है। रेहान के बोलने पर वहां बिल्कुल सन्नाटा छा गया। अभिषेक, विक्रांत, प्रणव और ऋतिक विक्रम को देखने लगे। विक्रम जी हाँ में इशारा किए। प्रणव जी बोलना स्टार्ट किए, हमारे ऐसा करने के पीछे कई रीजन हैं, जिनमें से सबसे बड़ा रीजन है सुरक्षा अपनी और अपनों की। तुम लोग अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड हो, आइडिया होगा वहां अपने पहचान छुपाना कितना जरूरी है। कबीर क्यूरियस होकर बोला, प्लीज आप लोग बताओ ना, इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई?
विक्रांत जी, मैं, विक्रम, अभिषेक, प्रणव और ऋतिक बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हम लोग बचपन से साथ रहे। हम लोग को बचपन नए चीजों को ट्राई करना पसंद था। हम पांच शुरू से ही अलग अलग फील्ड में काफी का इंटेलिजेंट थे और हम में से सबसे ज्यादा हाई आईक्यू विक्रम था। हम लोग 12 साल की उम्र से एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिए। धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट बढ़ता गया। हम अपने लाइफ में काफी कुछ करना चाहते थे, हमारे सपने थे, इनको पूरा करने के लिए हमने काफी कुछ किया। फिर हम इंडिया से यूएसए गए, वहां से हमारा सफर शुरू हुआ। द डेविल्स 5S का नाम समय के साथ आगे बढ़ते गए, इसी के साथ हमारे दुश्मन भी। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसर्च करते हैं जिनमें कई जिंदगियां जाती है। इनको रोकने के लिए हम माफिया बने। हमें तो याद भी नहीं हमारे कितने दुश्मन बने और कितने खत्म हुए। खतरा बढ़ने लगा, इसलिए हमारी फैमिली हमें इंडिया आने के लिए फोर्स करने लगी। कुछ साल बाद हमें इंडिया आना पड़ा, लेकिन तब भी हमने अपना काम बंद नहीं किया। इस बीच हमारे कुछ दुश्मन को हमारी पहचान पता चल गया। उनका टारगेट हम थे। वो लोग विक्रम पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगाने लगा उसके डीएनए कुछ अलग है। उसी समय हमारा ध्यान उन पर चला गया। उसके कुछ वक्त बाद प्रिंसेस का किडनैप हो गया। हमें लगा इनमें कहीं ना कहीं हमारे दुश्मनों का हाथ है, लेकिन हमारे पास कोई क्लू नहीं था। हमने अपने सारे दुश्मन को मार दिया, लेकिन कीर्ति हमें नहीं मिली। उस समय हमारे पिता ने कहा, अगर हम अपने फैमिली को बचाना चाहते हैं तो हमें इन सब से दूर रहना होगा, नहीं तो दूसरों के लिए अपनों को खो सकते हैं। उस समय हम सब काफी टूट से गए, स्पेशली विक्रम। वो खुद को ब्लेम करने लगा, इतने पावरफुल होने का क्या फायदा जब हम अपनी बच्ची को ना बचा पाए। तब हम अपना काम अपने भरोसेमंद आदमी को हैंडओवर कर अंडरग्राउंड हो गए। विक्रांत जी की सारी बात सुन वहां बिल्कुल सन्नाटा छा गया। तभी आर्यन बोला, तो फिर इतने साल बाद आप लोग वापस एक्टिव क्यों हुए? आप लोग को पता चला इन सब के पीछे कौन है? अभिषेक जी, जो तुम लोग करना चाहते हो वही हम कर रहे हैं। बॉयज उनको सवालिया नजरों से देखने लगे। अभिषेक जी बोले, हम प्रिंसेस के बारे में सब कुछ जानते हैं, उसकी कंडीशन खराब है ये भी जानते हैं। इन सब के बातों के बीच प्रतीक्ष और विक्रम जी बिल्कुल चुप रहे। तभी उनको प्रतीक्ष की आवाज आई, मुझे पता है हम जो करना चाहते हैं वो आपको कर चुके हैं, तो जरूर कोई बहुत बड़ी बात है जो हमारा जानना जरूरी है। विक्रम जी बॉयज को देखते हुए बोले, उन बातों का पता तुम लोग को बहुत जल्द चलेगा, फिलहाल हमें तुम लोग से कुछ जरूरी बात करनी है। फिर विक्रम जी सबको कुछ बताने लगे, जिसे सुन बॉयज थोड़ा टेंशन में आ गए। आर्यन विक्रम जी से बोला, डैड हमें जल्दी प्रिंसेस को ठीक करना होगा, इस बार उसे कुछ नहीं हो सकता। विक्रम जी अपने आंखों में एक अलग आग लिए बोले, मेरी बेटी को इस बार कोई छू भी नहीं पाएगा, उसे जो करना था वो कर चुका है, अब वो कुछ नहीं कर पाएगा। इस बार उनके सामने द डेविल अल्बर्ट खड़ा है, तबाही आएगी जिसको कोई नहीं रोक पाएगा। विक्रम जी इस समय बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगा रहे थे। उनको देख कबीर और अमित डर गया, वही अभिषेक जी, प्रणव जी, विक्रांत जी और ऋतिक जेड के फेस पर डेविल स्माइल आ गया। ऋतिक जी बोले, नाउ रियल डेविल्स आर बैक। मॉल में दूसरी तरफ कीर्ति, कृतिका, वीर, अरुण और अर्पित मॉल में शॉपिंग करके मूवी देखने चले गए। मूवी खत्म होने पर सब बाहर आए। कीर्ति मूवी को याद कर खिलखिला कर हंसने लगी। मूवी कॉमेडी था। वही उनके आस पास के लोग आंखें फाड़े एक तक कीर्ति को देखने लगे, जो इस वक्त किसी एंजल के जैसे लगा रही थी। कीर्ति जब से मॉल आए तब से सबका ध्यान उस पर था। लड़कों के साथ लड़कियों भी उसको आंखें फाड़े देख रहे थे। जब भी कोई लड़का कीर्ति को घूरता तो अरुण, अर्पित और वीर उसको घूर कर भगा देते। वो लोग जा रहे थे, तभी कीर्ति का ध्यान गेमिंग जोन पर गया। वो कभी गेम ना ही देखी और ना ही खेली थी। वो अरुण से बोली, भाई वो क्या है, कितना अच्छा लगा रहा है। अरुण समझ गया कीर्ति कभी गेम देखी नहीं है। वो बोला, बच्चा वो गेमिंग जोन है जहां बहुत तरह के गेम होते हैं जो बच्चे और बड़े खेलते हैं। कीर्ति मासूमियत से बोली, भाई हम खेल सकते हैं, हमने कभी ऐसा कुछ नहीं किया है। अर्पित, बिल्कुल ये भी कोई पूछने वाली बात है, चलो आज मैं अपनी लिटिल सिस्टर को गेम खेलना सिखाता हूँ, बोल उसको गेमिंग जोन में ले गया। कीर्ति बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी, वह सारे गेम एक बार देखकर सीख ली। सारे गेम में वो कृतिका, वीर, अर्पित और अरुण को हराने लगी। कीर्ति के इस एक्शन से सब हैरान हो गए। यह मॉल मुंबई का बेस्ट मॉल है, जो राठौर एंड रजावत का है। यहाँ कुछ एडवांस गेम है जिसे सीखने में काफी टाइम लगता है, लेकिन कीर्ति एक बार देखकर उस गेम को सिर्फ खेल ही नहीं जीत रही थी। गेम जोन में पूरे 60 टाइप के गेम थे। करीब 2 घंटा में कीर्ति उन सबको खेल जीतकर खुश होते हुए बोली, भाई कितना मजा आया, लेकिन ये सारे गेम कितने आसान है, मुझे कुछ और खेलना है।
कीर्ति के इस बात पर सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई सिवाय आरुण के। आरुण बोला, बच्चा मैं आपके लिए और एडवांस गेम लाऊंगा। कीर्ति खुश होकर आरुण के गले मिल गई। तभी वीर बोला, लिटिल एंजल मेरे पास बहुत सारे गेम हैं, मैं तुम्हें घर जाकर दिखाऊंगा। इस पर अर्पित चिढ़कर बोला, मेरे पास भी है, उसे मैं अपनी बहन को दिखाऊंगा। वो लोग बहस करने लगे। तभी कीर्ति और कृतिका जोर से बोली, हमें भूख लगी था। सबको एहसास हुआ काफी देर से सब भूखे हैं। आरुण सबको उसी मॉल में बने रेस्टोरेंट के एक प्राइवेट रूम में चलने को बोला। क्योंकि वह एरिया सिर्फ राठौर और रजवात के लिए था, सब उस ओर बढ़ गए। वही कोई थी जो कीर्ति को हैरानी से देख रही थी, लेकिन अचानक उसके आंखों में गुस्से और नफरत से देखने लगा। सबके जाने के बाद वो लड़की भी वहां से निकल गई। आरुण, अर्पित, वीर, कीर्ति और कृतिका गेमिंग जोन से निकल रेस्टोरेंट की ओर जाने लगे। तभी उन्हें रास्ते में उनको कार्तिका मिल गया, जो अपने एक मीटिंग के लिए यहाँ आया था। कार्तिका सबको एक साथ देख हैरानी से बोला, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वीर, भाई हम लोग आज एंजल के साथ शॉपिंग पर आए हैं और अभी हमें भूख लगी इसलिए कुछ खाने जा रहे हैं। कृतिका, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? कार्तिक, यहाँ मेरी एक मीटिंग थी, बस वही अटेंड करने आया था। अब मैं फ्री हूँ, चलो मैं भी साथ चलता हूँ। आज की ट्रीट मेरी तरफ से हमारी छोटी गुड़िया के घर आने के खुशी में। बोल प्यार से कीर्ति का सर सहलाया। कार्तिक के प्यार से सिर सहलाने पर कीर्ति स्माइल करने लगी, लेकिन किसी का ध्यान कीर्ति के हाथों पर नहीं गया, जिसकी मुठिया बंद थी। उसी के साथ उसका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ने लगा। सब प्राइवेट रूम में आकर टेबल पर बैठ गए। कीर्ति की हालत खराब होने लगी। वो अपने शीट से उठते हुए बोली, भाई मैं वॉशरूम से आती हूँ। बोल बाहर जाने लगी। तभी कार्तिक बोला, बच्चा आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इस रूम के साइड में वॉशरूम है, आप वहीं चली जाओ। कार्तिका के बोलने पर कीर्ति रूम के वॉशरूम में चली गई। कीर्ति का पीला पड़ा चेहरा कार्तिक से छुप नहीं सका, वो थोड़ा परेशान दिखने लगा। कार्तिक पहले से कीर्ति के कंडीशन को जानता था। वॉशरूम में आकर कीर्ति अच्छे से डोर लॉक कर अपने हाथ में पहले ब्रेसलेट को टच की तो वह एडवांस रोबोटिक वॉच बन गया। कीर्ति कमांडिंग टोन में बोली, टाइको, मुझे चेक करके बताओ मेरी बॉडी में क्या हो रहा है। कीर्ति के कमांड पर उस वॉच से रेड लाइट निकलाने लगा, जो कीर्ति को ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगा। कबीर 1 मिनट बाद अच्छे से चेक पर टाइको बोला, मास्टर, यह उस ड्रग का रिएक्शन है जो आपने लैब में लिया था। कीर्ति के माथे पर पसीना आने लगा। वो बोली, टाइको मुझे जल्दी से टेम्पररी एंटीडोट दो। टाइको अपने रोबोटिक आवाज में बोला, मास्टर अब आप वो एंटीडोट नहीं ले सकती, क्योंकि आपकी बॉडी वो हैंडल नहीं कर पाएगी। आपने सुबह जो डोज लिया था वो बहुत ज्यादा हाई था। अगर आप इस वक्त वह ड्रग लेंगे तो आप कोमा में जा सकती है, आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है। कीर्ति का वॉच टाइको एक हाई टेक रोबोट है जिसमें हर तरह की इंफॉर्मेशन है, उसके साथ यूएसएमई कीर्ति के हेल्थ से रिलेटेड सारी डिटेल है। कीर्ति अपनी हालत बहुत अच्छे से समझ रही थी। अचानक उसको खून की उल्टी होने लगी, इसी के साथ उसके पेट और सिर में दर्द होने लगा। वो जमीन पर लेट गई। कीर्ति दर्द भरी आवाज में बोली, अभी हम क्या कर सकते हैं? टाइजो मास्टर, अभी आपके लिए मेडिसिन ठीक रहेगा, आपको जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना होगा, नहीं तो आपके ऑर्गन खराब हो सकते हैं। वहीं बाहर अर्पित, कृतिका और अर्पित बातें करने में लगे थे। वहीं कार्तिक परेशान होकर बार बार वॉशरूम के गेट की ओर देख रहा था, जो आरुण से छुप नहीं सका। कार्तिक से जब रहा नहीं गया तो वह बोला, काफी टाइम हो गया है गुड़िया को गए हुए, मैं बच्चा को देखकर आता हूँ। बोल वॉशरूम की ओर बढ़ गया। उसके पीछे आरुण भी चल दिया, क्योंकि उसको बेचैनी होने लगा। कार्तिक गेट नॉक करते हुए बोला, गुड़िया बच्चा आप ठीक हो? काफी लेट हो गया है, गेट ओपन करो। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कार्तिक कई बार बोला। आरुण भी वहां आकर गेट नॉक किया। आवाज सुनकर कृतिका, वीर और अर्पित भी आ गए। आरुण थोड़ा पैनिक करते हुए बोला, भाई लगता है प्रिंसेस को कुछ हुआ है, हमें गेट तोड़ना होगा। फिर आरुण और कार्तिक मिलकर गेट तोड़ दिए। अंदर का नजारा देख सब अपनी जगह जम गए। वही कृतिका, वीर और अर्पित के आंखों में आंसू आ गया। आरुण और कार्तिक भागकर कीर्ति के पास गए, जो दर्द में पड़ी तड़प रही थी। उसके कपड़े और मुंह पर खून लगा था। आरुण कीर्ति के सर को गोद में रख बोला, बच्चा क्या हुआ? आपको उठना, भाई को ऐसे डरते नहीं। कीर्ति को इस हाल में देख उसके आंखों में भी आंसू आ गया। कीर्ति दर्द में आंसू भरी आंखों से बोली, भाई दर्द हो रहा है, प्लीज कुछ करो। कृतिका, वीर और अर्पित भी उनके पास आ गए। कार्तिक अपना फोन निकाल जल्दी से प्रतीक्ष को कॉल किया, वही अर्पित आर्यन को।
उधर प्रतीक्ष जो डेविल्स के साथ बैठा था उसका फोन बजा। इसी के साथ विक्रम के फोन में कुछ नोटिफिकेशन आया जिसको देख वो हड़बड़ा कर अपनी जगह से खड़ा हो गया। कार्तिक प्रतीक्ष को कीर्ति के बारे में सब कुछ बता दिया, वही अर्पित भी आर्यन को सब कुछ बताया दिया। वह दोनों कुछ कहते उससे पहले विक्रम सर्द आवाज में बोले, उसे इस एड्रेस पर एंजल को लाने बोलो, मैं किसी को भेजता हूं, बोल वहां से निकल गया। इसी के साथ डेविल्स मेंबर भी निकल गए। प्रतीक्ष कार्तिक से, विक्रम अंकल के बताए जगह पर जितना जल्दी हो सके पहुंचो और कीर्ति को सोने मत देना। फिर फोन कट कर सब वहां से डेविल्स के पीछे निकल गए। मॉल में कार्तिक बोला, हमें जल्दी से बच्चा को यहाँ से लेकर निकलना होगा। बोल जैसे ही वो कीर्ति को उठाने को हुआ आरोन उसको अपने गोद में उठा लिया। सब मॉल से बाहर निकल गए। उनके बाहर आते ही सामने एक ब्लैक कार आकर रुका। उस कार से एक 45 साल का आदमी बाहर निकला। वो आरोन से बोला, विक्रम सर माम को जल्दी लाने को बोले हैं, आप कार में बैठे। फिर बाकी सबसे बोला, आप लोग हमारे साथ नहीं आ सकते हैं। अर्पित गुस्से में बोला, मैं अपनी बहन को ऐसी हालत में नहीं छोड़ूंगा। तभी वो आदमी अर्पित को अपना फोन दिया जिस पर विक्रम का कॉल था। विक्रम बोला, तुम घर जाओ, प्रिंसेस कल सुबह से पहले तुम्हारे पास सही सलामत घर आएगी, इस बारे में किसी को मत बताना, बोल फोन रख दिया। थोड़ी देर बाद अरुण और कार्तिक कीर्ति को लेकर उस आदमी के साथ वहां से निकल गए। एक गाड़ी में बैठ कृतिका, वीर और अर्पित घर के लिए निकल गए। डेविल्स लैब कुछ घंटे बाद कीर्ति आंखें बंद किए व्हाइट गाउन में बेड पर लेटी थी। उसके शरीर में कई सारी मशीन लगे थे जिनमें रेटिंग शो हो रहा था। वहीं बाहर खड़े प्रतीक्ष, आर्यन, रेहान, कबीर, कार्तिक, अरुण और अमित एक तक शीशे के विंडो से अंदर लेते कीर्ति को देख रहे थे। कुछ देर बाद उस रूम का गेट ओपन हुआ, सब अंदर आए। सब नम आंखों से कीर्ति को देखने लगे। आर्यन विक्रम जी से बोला जो कीर्ति का हाथ पकड़े बैठे थे, डैड प्रिंसेस कैसे है, उसे अचानक क्या हुआ था? विक्रम जी, यह उस ड्रैग का रिएक्शन था जो प्रिंसेस के बॉडी में है। हमने एंटीडोट का फर्स्ट डोज दे दिया है, 1 घंटे में होश आएगा। अभिषेक जी थोड़े परेशानी भरे लहजे में बोले, सब जानते हुए प्रिंसेस ऐसा कैसे कर सकती है? वो इतने हाई डोज का टेम्पररी एंटीडोट कैसे ले सकती है, ये जानते हुए कि यह भी एक ड्रग है? विक्रांत जी, इसका जवाब हमें सिर्फ गुड़िया ही दे सकती है, हमें वेट करना होगा। सब शांति से कीर्ति के होश आने का इंतजार करने लगे। अरोड़ा मैंशन के अंदर से किसी लड़की के चीखने और सामान तोड़ने की आवाजें बाहर तक रही थी। वो लड़की किसी को गालियां दे रही थी। एक लड़की जिसकी उम्र 23 साल होंगी, उसने एक रेड शॉर्ट ड्रेस पहने, फेस पर बोल्ड मेकअप किए दिखने में सुंदर और हॉट लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे का गुस्सा और नफरत उसको डरावना बना रहा था। वो लड़की मैंशन के हॉल में चिल्लाते हुए सामानों को तोड़ रही थी। सारे नौकर डर के मारे एक साइड खड़े उस लड़की के डरावाने रूप को देख रहे थे। तभी वहां रंजीत, यश और नीलम आए। उस लड़की को इतने गुस्से में देख पहले तीनों हैरान हो गए, लेकिन जल्द ही उनको गुस्सा आने लगा। यश उस लड़की के पास जाकर उसके हाथ से एक महंगी मूर्ति लेकर गुस्से में बोला, काव्या ये क्या बदतमीजी है, क्या तुम पागल हो गई हो? हम यहाँ कुछ दिन में रोड पर आने वाले हैं और तुम हमारा नुकसान कर रही हो। यश के ऐसे बोलने पर काव्या गुस्से में बोली, हाँ मैं पागल हो गई हूँ भाई, और अगर आपको पता चला तो आपका भी यही हाल होगा। हमारी यहाँ हालत खराब है और वहाँ वह लड़की अपनी जिंदगी सुकून और खुशी से जी कैसे सकती है? हमारी इस हालत की जिम्मेदार वो कमीनी है, हमें बर्बाद कर वो चैन से जी रही है। मैंने कहा था उस लड़की को मार दो, लेकिन आप लोग को उसे फायदा लेना था। देखो अब क्या हुआ, हमें अब वो कहीं का नहीं छोड़ेगी। काव्या की बातें किसी को समझ नहीं आई। नीलम उसको शांत करते हुए बोली, काव्या बच्चा शांत हो जाओ और अपनी माँ को बताओ तुम किसके बारे में बात कर रही हो, कौन है इन सब के पीछे? काव्या गुस्से में बोली, माँ मैं उस कमीनी और मनहूस कीर्ति की बात कर रही हूँ, वो जिंदा है और मजे से अपनी लाइफ जी रही है। काव्या की बात सुन नीलम, रंजीत और यश हैरान हो गए। यश बोला, तुम सच में पागल हो गई हो, वो लड़की उस ब्लास्ट में मर गई है। काव्या पागलों के जैसे हंसते हुए बोली, मुझे पता था आप लोग को बेलाइव नहीं होगा, इसलिए मैंने इसका इंतजाम पहले ही कर रखा है। मेरे पास प्रूफ है। बोल कुछ फोटो उसको दिखाने लगी जो वो मॉल में ली थी। उन फोटो को देख रंजीत हैरानी से बोला, ये लड़की उस ब्लास्ट से बची कैसे, और अगर बची भी तो राठौर और रजावत के पास कैसे पहुंची? नीलम पैनिक करते हुए बोली, लगता है तुम भूल गए हो वह विक्रम रजावत कौन है। अब हमें उस डेविल से कोई नहीं बचा सकता, अब तक उसको हमारे बारे में पता चल गया होगा। रंजीत बोला, मैं कुछ नहीं भूला हूं। जो इंसान इतने साल तक अपनी बेटी का पता नहीं लगा पाया, वो अचानक उसके पास कैसे पहुंचा? जरूर हमारे बीच कोई गद्दार है। और रही बात विक्रम की, तो भूलो मत हमारे साथ जो इंसान है वो विक्रम से ज्यादा नहीं तो कम पावरफुल भी नहीं है।
हमें जल्दी से उन्हें इन्फॉर्म करना होगा। यश, पापा, कहीं हमारे साथ जो हो रहा है उसके पीछे ये कीर्ति तो नहीं, क्योंकि हमारे कंपनी और प्रोडक्ट के बारे में सबसे ज्यादा उसको पता है। रंजीत, मुझे नहीं लगता, ये सब प्रोडक्ट जरूर उसके बनाए हैं, लेकिन ये सब काफी समय पहले बना है। मुझे लगता है इन सब के पीछे उस विक्रम रजावत और उसके बेटे का हाथ है। मुझे जल्दी से बॉस को इन्फॉर्म करना होगा। बोल अपना फोन निकाल किसी को कुछ बताने लगा। उसके बाद उधर से कुछ बोला गया जिसे सुन रंजीत के चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गया। थोड़ी देर बाद फोन रख शैतानों के जैसे हंसते हुए बोला, अब उस कीर्ति को कोई नहीं बचा सकेगा। कीर्ति मरेगी, उसी के साथ पूरी रजावत फैमिली, स्पेशली वह विक्रम और चंद्रकांत रजावत टूटेगा। जब तक रजावत खानदान पूरी तरह बर्बाद नहीं हो जाता हमारा बदला पूरा नहीं होगा। अब जल्द ही वो आएंगे, इस बार हमारी जीत होगी। रंजीत की पूरी बात सुन नीलम, यश और काव्या के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गया। काव्या बोली, डैड, मैं उस कीर्ति को अपने हाथों से मारना चाहती हूँ। मैं उससे इस दुनिया से सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। नीलम, तुम्हारा सपना पूरा होगा। हम उस कीर्ति और उसके परिवार को दर्दनाक मौत देंगे। ये सब ये प्लानिंग कर रहे हैं, इस बात से अनजान की किसी की नजर हमेशा इन पर है। डेवल्स लैब सारे बॉयज और डेवल्स कीर्ति के रूम में बैठे उसके होश में आने का इंतजार करने लगे। करीब 1 घंटे बाद सबको कीर्ति के दर्द में कराहने की आवाज आई। विक्रम, अभिषेक उसको अच्छे से चेक करने लगे। धीरे धीरे कीर्ति अपनी आंखें खोली। उसके सामने लैब का सफेद सीलिंग आया। कीर्ति के आंखों में डर दिखने लगा। उसके दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगी। वो थोड़ा पैनिक करने लगी। तभी उसको अपनी हाथों पर किसी का पकड़ महसूस हुआ। कीर्ति अपना सिर घुमाकर देखी। उसके एक तरफ विक्रम जी और दूसरी तरफ आर्यन और अरुण बैठा था। वहीं सामने प्रतीक्ष के पीछे बाकी लोग खड़े थे। विक्रम जी कीर्ति को पैनिक करता देख बोले, बच्चा शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है। आप हमारे पास, हमारे साथ हो, आप बिल्कुल ठीक हो। फिर विक्रम जी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, कैसा फील हो रहा है? आपको कहीं दर्द होगा तो बोलना। कीर्ति अब तक शांत हो गई थी। वो एक छोटी सी स्माइल के साथ बोली, पापा हम ठीक है, अभी हमें कहीं दर्द नहीं हो रहा। फिर अपने चारों तरफ देखकर बोली, हम यहाँ कैसे आए? अरुण विक्रम जेड के पास आकर उसके हाथों पर किस कर नम आंखों से बोला, प्रिंसेस आप कैसे आए? वो छोड़ो, पहले आप हमें ये बताओ, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर अपने हमें बताया क्यों नहीं? ऐसे अपने दर्द को हमसे क्यों छुपाया? आप सोच भी नहीं सकती, आपको उस हालत में देख हम कितना डर गया थे। कीर्ति अरुण के डर को उसके आंखों में देख सकती थी। वो थोड़ा गिल्टी टोन में बोली, सॉरी भाई, अब से ऐसा नहीं होगा, हम आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे। फिर हल्की स्माइल के साथ बोली, हम लाइफ में फर्स्ट टाइम बाहर घूमने जाने वाले थे, वह भी आप लोग के साथ। हम अपने दर्द को भूल उस समय सिर्फ एंजॉय करना चाहते थे। आर्यन, बच्चा, अगर आपको घूमना था तो हमें बताते, यूं खुद को दर्द देने की क्या जरूरत थी? आपको पता भी है हमें कितना दर्द होता है आपको इस हालत में देखकर। कीर्ति, सॉरी भाई, उस समय हम सिर्फ थोड़े टाइम के लिए अपना दर्द, अपना पास्ट, अपना डर सब कुछ भूलकर, और ऐसे भी हमें इस तरह के दर्द सहने की आदत है, इसलिए हमने ज्यादा नहीं सोचा। अपनी बात पूरी करते हुए उसके चेहरे पर दर्द के भाव आ गए जो किसी से नहीं छुपा। कीर्ति को सैड होता देख ऋतिक जी बोले, प्रिंसेस आप इन इमोशनल लोगों को छोड़ो और अपने हैंडसम और इंटेलिजेंट अंकल से बात करो। रेहान, कबीर, प्रणव जी, विक्रांत जी और ऋतिक जी को कीर्ति कंफ्यूजन से देखने लगी। तभी कबीर उसके सामने आकर बड़ी सी स्माइल के साथ बोला, हेलो एंजल, तुम इनको छोड़ो, पहले मुझसे मिलो, मैं हूं आपका कूल एंड हैंडसम कबीर भाई। कीर्ति को कबीर और ऋतिक जी का जॉली नेचर अच्छा लगा। वो स्माइल करते हुए कबीर से बोली, हेलो भाई। कबीर कीर्ति के सॉफ्ट गालों को टच कर बोला, हाय, मेरे एंगल कितनी क्यूट और ब्यूटीफुल है। मैं इस दुनिया का सबसे लकी भाई हूं जो मुझे इतनी क्यूट सिस्टर मिली है। कबीर से इस बात पर सारे बॉयज उसको अपनी खतरनाक नजरों से घूरने लगे। वहीं प्रतीक्ष अपनी जलती आंखों से कबीर के उस हाथ को देखने लगा जो कीर्ति के गाल पर था। सबकी नजर खुद पर महसूस कर कबीर कीर्ति के गालों से हाथ हटा अपने दांत दिखाकर बोला, एंजल चलो मैं तुम्हें बाकी लोगों से मिलवाता हूं। फिर वो सबका इंट्रोडक्शन दिया। थोड़ी देर बाद कीर्ति सबसे बात करने लगी। किसी से बात ना करने वाला रेहान भी कीर्ति से काफी सॉफ्टली बात कर रहा था, जिस पर सब हैरान थे, स्पेशली ऋतिक जी। सबसे बात कर कीर्ति को बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद अभिषेक जी अपने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कीर्ति से बोले, बच्चा आपने ऐसा क्यों किया? आपको पता था ना वो टेम्पररी एंटीडोट भी एक तरह का ड्रग है, तो फिर आपने उसके इतने हाई डोज क्यों लिए? आप तो खुद एक साइंटिस्ट के साथ जीनियस डॉक्टर हो, फिर आपके ऐसा करने का रीजन क्या है? डेवल्स कीर्ति के बारे में सब कुछ जानते हैं।
कीर्ति के बारे में जान उनको बहुत प्राउड फील हुआ, स्पेशली विक्रम जी को। कीर्ति का माइंड विक्रम जी से भी ज्यादा तेज है। इस बात को जान उनको कीर्ति पर गर्व होने लगा। उनके बेटे भी इंटेलिजेंट है, लेकिन कीर्ति की बात अलग है। अभिषेक जेड के इस सवाल पर सब कीर्ति को देखने लगे। वही कीर्ति अपनी नजरें चुराने लगी। वो इधर उधर देखने लगी। आर्यन अपनी आंखें छोटी कर बोला, प्रिंसेस जवाब दो, आपने ऐसा क्यों किया, ये जानते हुए कि उसके बाद आपकी लाइफ खतरे में आ सकती है। कहीं आपने कुछ खतरनाक तो नहीं किया है ना? कीर्ति अपने दांत दिखाकर स्माइल के साथ बोली, द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट और अपने इतने प्यारे द डेविल्स अंकल के होते हुए उनकी प्रिंसेस को कैसे कुछ हो सकता है? कीर्ति के इस बात पर डेविल्स हैरान हो गए। सबसे ज्यादा हैरान हमारे बॉयज हुए। आज उनको खुद पर शक होने लगा। उनके इतने पावरफुल होने के बाद भी वह अपने फादर का सच नहीं जान पाए। वही कीर्ति जो महज एक 18 साल की लड़की है, जो अभी अपने घर आई है, उसको भी यह बात पता था। ऋतिक जी और विक्रांत जी बॉयज को एक चिढ़ाने वाली स्माइल दिए, जैसे बोल रहे हो तुम्हारे इतने पावरफुल होने का कोई फायदा नहीं है। विक्रम जी, प्रिंसेस आपको हमारे बारे में कैसे पता चला, और आपको ये कैसे पता हम आपको कुछ नहीं होने देंगे? कीर्ति, जब मैं भाई को अपने बारे में बता रही थी उस समय आप वही थे, ये बात मुझे पता थी। उसके बाद रात को आप मेरे रूम में आकर जब मेरा चेकअप कर रहे थे, उस समय मैं सोई नहीं थी। मुझे अपने पापा पर पूरा विश्वास था, वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। इस पर सब स्माइल करने लगे। तभी कबीर सबके बीच आते हुए कीर्ति से बोला, एंजल वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको पता कब चला आपके पापा ही साइंटिस्ट अल्बर्ट हैं और द डेविल्स के लीडर? इस पर कीर्ति अपनी नजरें चुराते हुए बोली, जब मैं उनके कैद में थी तभी मुझे डेविल्स के बारे में पता चला। मैं शुरू से आप लोग के बारे में जानती थी। कीर्ति को इनके डेविल्स होने का सच अपने पिछले जन्म में पता चला था, वह भी रंजीत के कारण, लेकिन इस समय उसके नजरें चुराने का कारण कुछ और था। तभी ऋतिक जी को कुछ याद आया। वो अपनी आंखें छोटी कर कीर्ति को देखते हुए बोला, गुड़िया कहीं तुम वही क्यूट एंजल तो नहीं हो? क्यूट एंजल सुन डेविल्स कीर्ति को देखने लगे। वही कीर्ति चादर से अपना चेहरा छुपाने लगी। कीर्ति के इस हरकत और डेविल्स समझ गए उनका शक बिल्कुल सही है। वो कैसे क्यूट एंगल को भूल सकते हैं? थोड़ी देर बाद वहां डेविल्स मेंबर के हंसने की आवाज आने लगा। अमित कंफ्यूज होकर बोला, आप लोग किसके बारे में बात कर रहे हो, हमें भी बताओ। क्यूट एंगल के नाम पर विक्रांत, प्रणव, विक्रम और अभिषेक जेड के चेहरे पर स्माइल और हैरानी दोनों आ गया। वही ऋतिक का मुंह बन गया, जिस पर उनकी स्माइल दुगनी हो गई। ऋतिक जी मुंह बनाते हुए बोला, गुड़िया आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरी थोड़ी सी तो इज्जत कर लेती। दुनिया मुझे डेविल आरके के नाम से जानती है और आपने मेरे इज्जत का कचरा कर दिया। विक्रांत जी हंसते हुए बोले, गुड़िया की कोई गलती नहीं थी, उसका कहना बिल्कुल सच था। अब तुम सच बर्दाश्त ना कर पाए तो उसमें उसकी क्या गलती? फिर हंसते हुए बोला, ऐसे तुम लगते भी हो चिंपांजी के जैसे। वही कीर्ति अपनी नजरें नीचे किए सबकी बातें सुन रही थी। विक्रम जी प्यार से उसका सिर सहलाते हुए बोले, बच्चा आई प्राउड ऑफ यू। आपने जो किया बिल्कुल सही किया। आपको अपनी नजरें नीचे करने की जरूरत नहीं है। कीर्ति मासूमियत से बोली, क्या आप मुझसे गुस्सा नहीं हो? मैंने आपको भी गलत साबित किया है। आपको भी काफी कुछ बोला था, आप तो उनके लीडर होना। विक्रम जी, बच्चा वक्त के साथ परिवर्तन होना जरूरी है। आपके अपने प्रमाण को साबित हुआ है, और ऐसे भी उस समय आप मेरे लाइफ में एंगल बन के आई थी। आपको याद, हम बेस्ट बडी फॉरएवर है। फिर विक्रांत, प्रणव, ऋतिक और अभिषेक एक साथ बोले, हम भी बोल सब हंसने लगे। वही हमारे बॉयज कंफ्यूज से उन सबको देखने लगे। जब कबीर से रहा नहीं गया तो वह बोला, आप लोग एंगल से किस बारे में बात कर रहे हो, हमें भी बताओ, और ये क्यूट एंगल कौन है और उसका एंगल से क्या रिश्ता है? ऋतिक जी बोले, मैं बताता हूँ, हमारी प्रिंसेस क्यूट एंगल की शरारतें। इस पर कीर्ति का मुंह बन गया। कीर्ति के किडनैप होने के बाद फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने अंडरवर्ल्ड और रिसर्च करना छोड़ दिया। उसके बाद हमारी दुनिया में कोई रंग नहीं रहा। हम सिर्फ ऑफिस में काम करते और अपने परिवार के लिए जीते। 2 साल बाद हमें मार्क का कॉल आया। मार्क हमारे हेड लैब का इंचार्ज और हमारा एक अच्छा दोस्त है। उसने बताया कोई है जो हमारे दिए थियरी को चैलेंज कर रहा है, वो भी विद प्रूफ। ये सुन हम लोग थोड़ा अजीब लगा। हमने अपना डेविल साइट खोला जिसमें हमारे रिकॉर्ड्स और रिसर्च शो होता है। हम ये देख हैरान हुए किसी ने हमारे एक्सपेरिमेंट में कुछ अदर केमिकल ऐड कर उसको पूरी तरह चेंज कर दिया है। बहुत कोशिश करने के बाद हमें सिर्फ क्यूट एंगल नाम पता चला। क्यूट एंगल के सारे प्रूफ पहले से अच्छे और बेस्ट थे, लेकिन मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। कोई मेरे ऊपर कैसे कमेंट कर सकता है? मेरे एक स्टेटमेंट पर क्यूट एंजल के कमेंट थे, जिसका कुछ लोग मजाक बनाने लगे।
गुस्से में आकर मैंने उसको अपने ग्रुप में ऐड कर काफी कुछ पूछ, लेकिन एंगल ने सबका सही जवाब दी। धीरे धीरे हम उससे इम्प्रेस होने लगे। कुछ दिन बाद हमें पता चला वो सिर्फ 8 साल की बच्ची है। हमें ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन हमने ज्यादा नहीं सोचा। विक्रम तो उसका बेस्ट बडी बन गया। उसको जब भी कोई डाउट या प्रॉब्लम होता वो हमसे पूछती, जिसके कारण वो हमारी खुशियों की चाबी बन गई। हमने बहुत कोशिश की उसका लोकेशन ट्रेस करने की, लेकिन हम नहीं कर पाए। फिर अचानक क्यूट एंजल हमसे बात करना बंद कर दी। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। फिर हम भी अपने लाइफ में बिजी हो गए। अमित हैरानी से बोला, मतलब इस दुनिया में कोई है जो डेविल्स को भी हरा सकता है? मैं तो आज और अभी से अपनी प्रिंसेस का फैन बन गया। आज के बाद मुझे जो भी पूछना होगा मैं प्रिंसेस के पास जाऊंगा। आर्यन और प्रतीक्ष को कीर्ति पर बहुत ज्यादा प्राउड फील होने लगा, लेकिन जब दोनों अमित की बात सुन तो दोनों अपनी आंखें छोटी कर उसको घूरने लगे। आर्यन थोड़ा कड़क आवाज में बोला, खबरदार मेरी प्रिंसेस के पास आए तो तुम्हें जो काम हो किसी और से पूछ लेना, लेकिन मेरी प्रिंसेस को परेशान नहीं करोगे। इस पर प्रतीक्ष भी अमित का आंखों से धमकी देने लगा। प्रणव कीर्ति के बोले, गुड़िया आप क्यों अचानक हमसे बात करना बंद की थी? आपको पता है हम कितने परेशान हुए थे। प्रणव के इस बात कर कीर्ति थोड़ी उदास हो गई। वो बोली, हमें मना किया गया था। कीर्ति की बात किसी को समझ नहीं आई तो अभिषेक जी बोले, किसने मना किया था? पूरी बात बताओ हमें। कीर्ति, जब मैं लैब में थी और मुझे कुछ याद नहीं था। उस समय मैं सिर्फ किताबें पढ़ती और उसके बाद एक्सपेरिमेंट करती। करीब 2 साल मेरे पास काफी नॉलेज आ गया। उसके बाद मुझे वर्ल्ड के बेस्ट साइंटिस्ट के बारे में जानना था। वर्ल्ड के बेस्ट साइंटिस्ट और उनके किए एक्सपेरिमेंट के रिग्रेडिंग में आर्टिकल पढ़ने लगी। उसी समय मुझे द डेविल्स के बारे में पता चला। मुझे इनका रिसर्च और इक्विपमेंट बहुत अच्छा लगा। कुछ प्रोजेक्ट में मुझे कुछ चेंज करना सही लगा, इसलिए मैंने वह कर दिया। मुझे नहीं पता था आप लोग को बुरा लगेगा और आपको मेरी बातें हर्ट करेगी। मुझे सच्ची में किसी से बात करना नहीं आता था। जब मैं आप लोग से बात करने लगी तब मुझे पता चला कैसे बात करते हैं। आप लोग से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। लेकिन 4 साल बाद जब ये सब रंजीत अरोड़ा को पता चल गया, उनके कहने पर मैंने आपसे सारे कनेक्शन तोड़ दिए। ये सब बोलते हुए उसके आंखों में नमी आ गया। कीर्ति को उस टाइम बहुत बुरा लगा था। सबको कीर्ति का अकेलापन और उसका दर्द समझ आने लगा। विक्रम जी उसको अपने गले से लगाकर बोले, बच्चा हम हैं आपके पास, आपके साथ हम आपको सब कुछ सिखाएंगे। कीर्ति नम आंखों से बोली, पापा मुझे आपके साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता था। मैं आप लोग के साथ जिंदगी जीने लगी थी, खुश रहने लगी थी। मुझे बात करना और हंसना भी आ गया था, लेकिन फिर सब खत्म हो गया। विक्रम जी, कोई बात नहीं बच्चा, अब हम आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। तभी ऋतिक जी बोले, मैं भी। इस पर विक्रांत जी बोले, तुम रहने, तेरे से कहीं ज्यादा दिमाग हमारे प्रिंसेस के पास है। थोड़ी देर बात करने के बाद आर्यन बोला, प्रिंसेस अब आप रेस्ट करो, कुछ देर बाद हम घर जाएंगे। आर्यन की बात मान कीर्ति सो गई। 2 घंटे बाद कल मिलने का बोल सब वहां से निकल गए। रजावत मैंशन। सुबह से मैंशन में काफी ज्यादा चहल पहल था। मैंशन के हॉल में विक्रम जी, अभिषेक जी, विक्रांत जी, प्रणव जी और ऋतिक जी बैठे आपस में बातें कर रहे थे। वहीं घर के बाकी बड़े बाहर गार्डन में बैठे थे। विक्रांत जी विक्रम से बोले, अब गुड़िया कैसी है? एंटीडोट का कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ ना? विक्रम जी बोले, रात में प्रिंसेस को थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन अब वह ठीक है। अभी वह रेस्ट कर रही है। प्रणव जी रेस्ट करने दो उसे, क्योंकि वो जितना ज्यादा रेस्ट करेगी मेडिसिन ज्यादा असर करेगा। फिर अपनी चारों तरफ देखकर बोले, बाकी बच्चे कहाँ हैं? कोई दिख क्यों नहीं रहा है? अभिषेक जी बोले, प्रतीक्ष, आर्यन, अमित, कबीर और रेहान आर्यन के स्टडी रूम में हैं। वही बाकी बच्चे गार्डन में आज के सेलिब्रेशन की तैयारियां कर रहे हैं। जब से उन्हें हमारी पार्टी का पता चला है वो लोग के पैर जमीन पर ही नहीं टिक रहे हैं। ऋतिक जी बोले, विक्रम क्या तुम गुड़िया को कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रहने दोगे? फिर पप्पी फेस बनाकर बोले, मैं हमेशा से एक बेटी चाहता था जो हमेशा मेरा साथ दे अपनी हिटलर माँ के सामने, लेकिन देखो मुझे मिला क्या, एक नालायक बेटा जो अपनी माँ का चमचा है, हमेशा मुझे मेरी बीवी से दूर करता है। इस पर विक्रम जी अपनी आंखें छोटी कर उनको घूरते हुए बोले, खबरदार, अगर मेरी प्रिंसेस को अपनी तरफ करने का सोचा भी तो बोल। उसको आंखों से वार्निंग दिए, जिसे ऋतिक जी समझ गए। ऋतिक जी, तुम बहुत लकी हो जो तुम्हारे पास एक इतनी सुंदर और समझदार जीनियस बेटी है। एक मुझे देखो, मेरा बेटा निकला, वो भी खड़ूस और नालायक। वहीं उनकी पत्नियां राधिका जेड के साथ किचन में काम करते हुए बातें कर रही थी। वो लोग अपना काम खत्म कर हॉल में आई थी, तभी उसको ऋतिक जी की आवाज आई। विक्रांत अग्निहोत्री की पत्नी अंजलि अग्निहोत्री, उम्र 50 साल, इनका एक बेटा है कबीर अग्निहोत्री।
अंजलि एक फैशन डिजाइनर है। प्रणव शेखावत की पत्नी आरती शेखावत उम्र 50 साल, इनका बेटा प्रणव शेखावत है। आरती एक डॉक्टर है, वही प्रणव बिजनेसमैन। ऋतिक रावत की पत्नी रिद्धि रावत उम्र 50 साल, इनका बेटा रेहान रावत है जो एक आर्मी ऑफिसर है। रिद्धि जी एक हाउसवाइफ है जो अपने फ्री टाइम में राधिका जेड के साथ गो का काम करती है। इनकी पत्नियां भी आपस में दोस्त हैं। इनकी फैमिली को इनके डेविल्स होने का पता नहीं है। रिद्धि अपने कमर पर हाथ रख गुस्से में ऋतिक के सामने खड़े होकर बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को नालायक और खड़ूस बोलने की, और क्या कहा मैं हिटलर हूं। अपने सामने रिद्धि को देख ऋतिक के चेहरे पर डर आ गया, वही बाकी सब ऋतिक के हालत देख हंसने लगे। ऋतिक अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ऋतिक अपनी जगह से खड़े होकर रिद्धि से बोले, रिद्धु मेरे बोलने का वो मतलब नहीं है, मैं हमारे सुंदर और समझदार बच्चे के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता हूं। रिद्धि जी गुस्से में उनके पैर पर मारते हुए बोली, आज अपने सोने का कहीं और इंतजाम कर लेना, बोल वहां से निकल गई। वही ऋतिक जी भी उनको मनाने उनके पीछे भागे। अभिषेक, प्रणव और विक्रांत उनकी हालत पर हंसने लगे। तभी उन्हें खुद पर किसी की घूरती नजर महसूस हुआ। वह अपने पास देखे उनकी बीवियां उनको ही घूर रही थी। आशा जी अभिषेक जी से बोली, खबरदार अगर आपने मेरे बच्चों के बारे में कुछ भी बोला तो अच्छा नहीं होगा। अभिषेक जी, आशा आप कैसी बात कर रही है, मैं हमारे बच्चों के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता हूं, वो तो हमारी शान है। अंजलि विक्रांत जी से बोली, लगता है घर में रहकर बोर हो गए हो। विक्रांत जी अपनी पत्नी का इशारा समझ गए। वह अपनी बीवी को गले लगाकर बोले, बेबी तुम और हमारा बेटा ही तो मेरी दुनिया है, तुम दोनों से दूर मैं कैसे रह सकता हूँ। यू नो ना आई लव बोथ ऑफ यू सो मच। हमारे डेविल्स में भी सबसे ज्यादा खौफ अपनी बीवियों का था। विक्रम जी को अपने दोस्तों के हालत पर हंसी आने लगी, लेकिन वह हंसे नहीं। तभी राधिका जी उनसे बोले, हम प्रिंसेस को देखकर आते हैं, वो अभी तक उठी नहीं है, उसने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है। विक्रम जी बोले, आप रहने दे, हम प्रिंसेस को लेकर आते हैं, आप जब तक उनके लिए कुछ हल्का नाश्ता बना दीजिए, उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। कीर्ति के तबीयत का सुन राधिका जेड के साथ अंजलि, आशा और आरती परेशान हो गई। राधिका जी थोड़ा पैनिक करते हुए बोली, क्या हुआ हमारी बच्ची को। विक्रम जी उनको शांत करते हुए बोले, कुछ नहीं हुआ है, प्रिंसेस को कल रात उनको थोड़ा फीवर आ गया था, इसलिए हम हल्के खाने का बोल रहे हैं। तब जाकर सब शांत हुए। राधिका जी बोले, हम अभी बनाते हैं। तभी अंजलि, आशा और आरती भी राधिका के साथ किचन में चली आई, क्योंकि उनको भी कीर्ति के लिए अपने हाथों से कुछ अच्छा बनाना था। अभिषेक जी विक्रम जी से बोले, प्रिंसेस को थोड़ा आराम से संभालना, उसको आज पूरे बॉडी में पेन होगा। विक्रम हाँ सिर हिलाकर वहां से कीर्ति के रूम की ओर बढ़ गए। गार्डन में सब सजावट कर रहे थे। कृतिका पीछे सीढ़ी पर चढ़कर ट्री पर फेरी लाइट लगा रही। वही बाकी सब आगे काम कर रहे थे। अचानक कृतिका जिस सीढ़ी पर खड़ी थी वो स्लिप करने लगा। वो ऊपर से नीचे गिरने लगी। डर से कृतिका की आंखें बंद हो गई। तभी उसको ऐसा फील हुआ जैसे वो अभी किसी के बाहों में है। कृतिका अपनी आंखें जैसे बोली, उसकी आंखें आर्यन के इंटेंस आंखों से जा मिला। आर्यन को अपने सामने देख कृतिका का चेहरा लाल हो गया। वही आर्यन के आंखों में चमक आ गया। कृतिका धीरे से बोली, आर्यन हमें नीचे उतारे, कोई हमें ऐसे देख लेगा। आर्यन कृतिका को घूरने लगा, फिर उसको वहां से वैसे ही गोद में लिए थोड़ी दूर पर लाया, वहां काफी पेड़ था। आर्यन कृतिका को अपने गोद से नीचे उतरा, लेकिन खुद से अलग नहीं किया। उसके आंखों में देखते हुए बोला, मुझसे मिलने क्यों नहीं आई, और हमें ऐसे इग्नोर क्यों कर रही हो। कृतिका अपनी नजरें नीचे किए बोली, वो हमें टाइम नहीं मिला और हम आपको इग्नोर नहीं कर रहे थे। कृतिका इस वक्त एक शॉर्ट टी शर्ट और एक सकट पहने बालों का पोनी बनाई काफी ज्यादा सुंदर लगा रही थी। आर्यन का कंट्रोल खुद से छूटने लगा। वो उसको अपनी हसरत भरी नजरों से देखने लगा। आर्यन कृतिका को खुद से चिपका अपने हाथ कृतिका के खुले कमर पर मूव करने लगा, जिससे कीर्ति की आंखें बंद हो गई। उसी के साथ उसकी सांसें तेज हो गई। अगले ही पल आर्यन अपने ओठ कृतिका के ओठों पर रख डीप एंड पैशनेट किस करने लगा। इसी के साथ उसके हाथ कमर से होते हुए उसके ऊपर पाट कर आ गया। आर्यन उसके ऊपर पाट को हल्के से प्रेस किया तो कृतिका के मुंह से हल्की आह निकल गई। इसी के साथ आर्यन उसको फ्रेंच किस करने लगा। कृतिका भी उसका साथ देने लगी। करीब 25 मिनट बाद जब दोनों को सांस लेने में प्रॉब्लम हुआ, तब जाकर दोनों अलग हुए। आर्यन कृतिका के नेक और कॉलरबोन पर किस के साथ बाइट करने लगा, जिससे कृतिका की आहें निकलने लगी, जिसे सुन आर्यन एक्साइटेड हो गया। आर्यन के अपने एक हाथ से कृतिका के ऊपर इनर को ओपन कर दिया, जिसे महसूस कर कृतिका कॉप उठी। उसकी पकड़ आर्यन के कंधे और कस गई।
आर्यन कृतिका के कान के पास जाकर अपने मैग्नेटिक वॉइस में बोला, जान रिलैक्स, कुछ नहीं करूँगा, बस थोड़ा सा प्यार करूँगा। कृतिका आंखें बंद कर अपना सिर पेड़ से टिका ली, उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। कृतिका के इस एक्शन पर आर्यन स्माइल करने लगा। इसी के साथ वह कृतिका के टी शर्ट को ऊपर कर उसके पेट पर किस और बाइट करने, उसी के साथ अपना एक हाथ उसके ऊपर बॉडी पर मूव करने लगा, वही उसका दूसरा हाथ उसके थाई पर था। कृतिका लंबी लंबी सांसें लेने लगी जिससे उसका सीना ऊपर नीचे होने लगा। आर्यन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। वो उसके ऊपर पार्ट पर किस के साथ बाइट करने लगा। 15 मिनट बाद उसका दूसरा हाथ थाई से होते हुए उसके लोअर पार्ट आ गया। कृतिका अभी भी आंखें बंद किए पूरी तरह आर्यन के प्यार में डूबी थी। तभी आर्यन अपने हाथ उसके लोअर इनर के ऊपर से सहलाया, जिसे महसूस कर कृतिका के बॉडी के करंट लगा और वो होश में आकर अपना एक हाथ आर्यन के हाथ पर रख दी। आर्यन कृतिका को देखने लगा, फिर हल्की स्माइल के साथ उसके फोरहेड पर किस कर बोला, ट्रस्ट में जान, शादी के पहले मैं कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना भी शरीफ नहीं हूं। तुम्हें अपने पास देख, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। तुम्हें प्यार करने से आज छोड़ रहा हूं, लेकिन आगे नहीं छोड़ूंगा। लिमिट क्रॉस नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें अपने प्यार के रंग में रंग दूंगा। फिर वो वहां से अपना हाथ हटा कृतिका के ऊपर इनर को बंद कर उसकी हालत ठीक कर उसके ओठों पर हल्की किस कर बोला, जान आज खुद को कंट्रोल कर रहा हूं, लेकिन आगे नहीं कर पाऊंगा, इसलिए जल्दी से अपनी पढ़ाई खत्म करो, मैं और वेट नहीं कर सकता। फिर लंबी लंबी सांस ले खुद को शांत कर बोला, जाओ यहां से। कृतिका आर्यन की हालत समझ रही थी, इसलिए वो उसके गालों पर किस कर वहां से भाग गई। वही कृतिका के इस हरकत और आर्यन के चेहरे पर स्माइल आ गया। वो बोला, जान लगता है तुम्हें अपने प्यार को महसूस करना होगा, तुम काफी शरारती हो गई हो। भी आर्यन भी वहां से चला गया। आर्यन और कृतिका की सगाई हो चुकी है। फैमिली कृतिका के पढ़ाई पूरे होने का इंतजार कर रही है। वही आर्यन भी यही चाहता है, कृतिका पहले अपनी पढ़ाई पूरी करे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।